7 मार्च 1971 का दिन। ढाका का रेस कोर्स मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहां मौजूद लगभग 10 लाख लोगों के हाथों में बांस के डंडे थे। पाकिस्तानी सैनिकों के संभावित हमले से बचने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर। आजादी के पक्ष में नारे रुक नहीं रहे थे और पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर भीड़ का जायजा लेने के लिए मैदान के ऊपर चक्कर लगा रहा था। सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन शेख मुजीब के एक भाषण को पूरे प्रांत में लाइव प्रसारित करने की अंतिम तैयारी कर रहा था। हालांकि सेना ने भी उनकी इस कोशिश को विफल करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। शेख मुजीब ने बोलना शुरू किया। भाषण में ललकार थी पाकिस्तानी सैनिक शासन के खिलाफ। बाद में इस भाषण को उपमहाद्वीप में दिए गए सभी राजनीतिक भाषणों में सबसे ऊंची पायदान पर रखा गया। कुछ दिनों बाद समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ढाका पहुंचे। फौरन ही संकेत मिलने लगे थे कि याह्या खान सत्ता सौंपने की पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मांग को अस्वीकार करने जा रहे थे। जब शेख मुजीब याह्या से बात करने प्रेसिडेंट हाउस गए तो उनकी कार में बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था। ऐसा लगा कि वो आजाद बंगाली राज्य के नेता के पद पर आसीन हो चुके हों। 25 मार्च की शाम होते होते ये खबर फैलने लगी कि राष्ट्रपति याह्या खान अपने दल सहित वापस पाकिस्तान लौट गए हैं। रात 11:30 बजे लगा कि जैसे पूरे शहर पर पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया हो। शेख की सबसे बड़ी बेटी हसीना ने उन्हें बताया कि जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, शेख ने वायरलेस से संदेश भेज बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी। शेख ने कहा, मैं बांग्लादेश के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जहां भी हो और जो भी उनके हाथ में हो, उससे पाकिस्तानी सेना का प्रतिरोध करें। आपकी लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना के एक एक सैनिक को बांग्लादेश की धरती से निष्कासित नहीं कर दिया जाता। रात को करीब 1 बजे पाकिस्तानी सेना का दल मुजीब के घर पहुंचा, जहां शेख मुजीब उनका इंतजार कर रहे थे। गेट पर पहुंचते ही सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। शेख की सुरक्षा देख रहे एक स्थानीय सुरक्षा कर्मी को भी गोली लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। सेना के एक अफसर ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाकर कहा कि शेख नीचे आकर सेना के सामने आत्मसमर्पण करे। शेख खुद नीचे चलकर आए, जहां सैनिकों ने बंदूकों के बट से धक्का देते हुए उन्हें एक जीप में बैठाया और वहां से निकल गए। शेख को गिरफ्तार करने वाले अफसर ने वायरलेस से संदेश दिया, बिग बर्ड इन केज, स्मॉल बर्ड्स हैव फ्लोन, यानी बड़ी चिड़िया पिंजरे में है, छोटी चिड़िया उड़ गई। शेख को गिरफ्तार करने वाले अफसर ने जनरल टिक्का खान से फोन करके पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि शेख मुजीब को उनके सामने पेश किया जाए। जनरल ने गुस्से में जवाब दिया, मैं उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता। शेख को 3 दिनों तक कैंटोनमेंट के आदमजी कॉलेज में रखा गया और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान ले जाया गया। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी की चकलाला हवाई अड्डे गए। उन्होंने बिना कोई शब्द कहे मुजीब को विदा किया और मुजीब भी बिना पीछे देखे तेजी से हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ गए। लंदन में 2 दिन रुकने के बाद मुजीब 9 जनवरी की शाम ढाका के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो कुछ घंटे के लिए नई दिल्ली में रुके। सेना के कैंटोनमेंट के मैदान पर मुजीब ने एक जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दिया। शेख ने अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया, लेकिन तभी मंच पर मौजूद इंदिरा गांधी ने उनसे अनुरोध किया कि वो बंगला में भाषण दें। दिल्ली में 2 घंटे रुकने के बाद जब शेख ढाका पहुंचे तो करीब 10 लाख लोग उनके स्वागत में ढाका हवाई अड्डे पर मौजूद थे। 9 महीने तक पाकिस्तानी जेल में रहने के बाद काफी वजन खो चुके शेख मुजीब ने अपने दाहिने हाथ से अपने बढ़े हुए बालों को पीछे किया और प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद आगे बढ़कर अपने नेता को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। रेस कोर्स मैदान पर लाखों की भीड़ के सामने उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। नाटकीय अंदाज में मुजीब ने कहा, हे महान कवि, वापस आओ और देखो किस तरह तुम्हारे बंगाली लोग उन विलक्षण इंसानों में तब्दील हो गए हैं।
जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। शेख मुजीब ने सत्ता संभाली और युद्ध से तहस नहस हो चुके बांग्लादेश के पुनः निर्माण में लग गए। लेकिन हर परी कथा का एक दुखद अंत भी होता है। 1975 आते आते चीजें उनके हाथ से निकलने लगी। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और भाई भतीजावाद को शह मिलने लगी। लोगों में असंतोष के साथ साथ सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा। 15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख के आवास पर हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज सुनते ही शेख ने सेना अध्यक्ष जनरल सफीउल्लाह को फोन मिलाया। जनरल सफीउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुजीब बहुत गुस्से में थे। नीचे हो रही गोलीबारी को सुन शेख सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे कि उन पर गोलियां चल गई। मुजीब मुंह के बल गिर पड़े और नीचे तक गिरते चले गए। इसके बाद मौत का तांडव शुरू हुआ। पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर बारी आई उनके दूसरे पुत्र जमाल की। उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साल के रसेल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 16 अगस्त की सुबह सैनिकों ने सारे शवों को इकट्ठा किया और मुजीब को छोड़कर सबको बेनानी कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफना दिया। मुजीब के शव को हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव टांगी पारा ले जाया गया। सैनिकों ने उनके गांव को घेर लिया ताकि लोग उनकी नमाजे जनाजा में शरीक ना हो पाएं। सैनिक जोर दे रहे थे कि शव को जितनी जल्दी हो सके दफनाया जाए, लेकिन गांव का एक मौलाना इस बात पर अड़ गया कि शव को बिना नहलाए दफनाया नहीं जा सकता। गांव में नहलाने के लिए कोई साबुन उपलब्ध नहीं था। उन्हें कपड़ा धोने वाले खुरदुरे साबुन से नहलाया गया और उनके पिता की कब्र के बगल में उन्हें दफना दिया गया। उस शाम बारिश हुई तो उसने रुकने का नाम नहीं लिया। गांव के बड़े बूढ़ों को कहते सुना गया, उनको जिस नृशंसता से मारा गया शायद प्रकृति भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई।